सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 12 फरवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। पहले पेज पे खबर आ रही है एआई एक्शन समिट से कृत्रिम मेधा से नई तरह की नौकरियां पैदा होंगी, ये बात कही है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। जैसे कि हम जानते हैं कि वो एआई एक्शन समिट में पार्टिसिपेट करने गए हुए हैं और एआई एक्शन समिट में एआई को लेके आने वाले समय में क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, कैसे यूरोप इसके विकास में एक रोड मैप तैयार कर रहा है और कैसे इसको गवर्नेंस के साथ साथ डेली ह्यूमन लाइफ में यूज़ में लाया जाए जिससे किसी भी प्रकार की प्राइवेसी या ब्रीच ना हो। एआई एक्शन समिट में ये सब बातें करी जा रही हैं। इनडायरेक्टली भी बातें करी जा रही हैं यूएसए का, जो बहुत तेज़ी से एआई में पकड़ बन रही है इसको नियंत्रित करने के लिए। आप सोचेंगे सर, अगर यूएसए के सो कॉल्ड खिलाफ ही बात करी जा रही है तो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट अटेंड करने क्यों आए थे। देखिए, ये डिप्लोमेसी होती है, डिप्लोमेसी ऐसी ही होती है। जैसे मैंने आपको कल वाले विषय में भी बताया था कि यू ईयू जो है, यूरोपियन यूनियन, उसे चिंता इस बात की है कि यूएसए जिस हिसाब से एआई पे काम कर रहा है। देखिए, चाइना ने कभी भी ईयू को छेड़ा नहीं ज़बरदस्ती, यूएस का ये काम रेगुलर रहा है। तो कहीं यूएसए टेक ओवर ना करे टेक्नोलॉजी वगैरह को, इसलिए ईयू एआई एक्शन समिट के माध्यम से ये प्रयास कर रहा है कि एआई को रेगुलेट तो कर सके। जैसे कि मैंने कल ही बताया था कि 2 तरीके होते हैं, या तो आप उस चीज़ को बनाना शुरू कर दो, तो आप उसमें एक्सेल कर लोगे। अगर वो नहीं कर पा रहे हो आप, तो कम से कम नियंत्रित करने का प्रयास करो। यही कर रहा है यूरोपियन यूनियन। अब इतनी जल्दी तो ऐसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बना पाएगा नहीं एआई मॉडल्स यूरोपियन यूनियन, तो वो प्रयास कर रहा है कि वो रेगुलेट ही कर पाए, या रेगुलेट ही कर ले एआई को। अब कल अगर आपने कल की एआई एक्शन समिट देखी होगी तो उसमें जेडी वैंस ने खुल के भी कहा था कि एआई के ग्लोबल यूज़ के लिए यूएसए हर किसी को हेल्प करेगा। मगर अगर कुछ देश अगर ये सोच रहे हैं कि वो उसे रेगुलेट करेंगे या लेजिस्लेशंस के माध्यम से उसकी ग्रोथ रोकने का प्रयास करेंगे, तो वो गलत सोच रहे हैं। अब जेडी वैंस ने स्पीच क्यों दी एआई एक्शन समिट में खड़े होकर? ये इसलिए दी थी, जो मैंने आपको बताया कि यूरोपियन यूनियन के भी ये चाह रहा है कि समय रहते एआई को रेगुलेट भी करें। जैसे कि गूगल, फेसबुक के खिलाफ यूरोप में कई एंटी ट्रस्ट केसेस चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं केसेस ये? इसलिए चल रहे हैं कि इसको रेगुलेट करना ज़रूरी है, वरना यूएसए का डोमिनेंस टेक्नोलॉजी में यूरोप से आगे चला जाएगा। आगे बढ़े हैं और आज के संपादकीय की ओर बढ़ते हुए, उम्मीद की मेधा व्यवस्था का प्रश्न, भारत अमेरिकी कारोबार का नया दौर। संपादकीय इसी क्रम में रहेंगे। उम्मीद की मेधा, आज जब विश्व में एआई यानी कृत्रिम मेधा को लेकर उत्साह का वातावरण है, प्रधानमंत्री ने भी पेरिस से आयोजित एक सम्मेलन में एआई के प्रति सकारात्मक पक्ष रखकर भारत का रुख स्पष्ट कर दिया है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि कृत्रिम मेधा के नियम और नवाचार के बीच संतुलन कायम रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। इस क्षेत्र में पूरी दुनिया के साथ कदम ताल करते हुए भारत ने न केवल एआई को अपनाया, बल्कि वहाँ डेटा गोपनीयता को कानूनी जामा पहनाने वाले अग्रणी देशों में है। इस दिशा में उसने कई पहल की हैं। नीति आयोग ने इसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय रणनीति भी तैयार की है। भारत भी इंडिया एआई इनिशिएटिव के आधार पे भारत में एआई मॉडल एआई को आगे बढ़ाना चाहता है, गवर्नेंस वगैरह में भी। भविष्य में भारतीय समाज का परिदृश्य भी बदलेगा। प्रधानमंत्री ने सही कहा कि एआई से लोगों की ज़िंदगी बदलेगी। भारत ने इस अवसर पर प्रौद्योगिकी के लोकतांत्रिकरण का मुद्दा भी उठाया है। हाँ, देखिए, इसमें हर किसी का कंसर्न ये है कि मोनोपोली ना हो जाए सिर्फ कुछ ही देश की। डेमोक्रेटाइजेशन मतलब कि ओपन रहे हर किसी के लिए। भारत में कृत्रिम मेधा के इस्तेमाल के शुरुआती दौर में ठीक उसी तरह शंकाएं थीं, जिस तरह करीब 4 दशक पहले कंप्यूटर आने और उसका उपयोग शुरू होते समय व्यक्त की गई थी। मगर कंप्यूटर से काम आसान हो गया, एआई से भी कामकाज का तरीका बदलेगा। देखिए, ये तो है, टेक्नोलॉजी जब भी कोई नई आती है तो परिवर्तन आता ही है। आप देखिए, जब ये मोबाइल फ़ोन्स नहीं आए थे तो आप लोग एज अ स्टूडेंट्स भी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने के लिए एग्ज़ाम सेंटर कैफ़ेज़ की तरफ दौड़ते थे, या फिर डाक के माध्यम से पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डाक भेज के अपने फॉर्म भरते थे। मगर देखिए, इससे कितना
रोज़गार चल रहा था, कैफ़े वाले को पैसे मिल रहे थे और रेवेन्यू के रूप में डाक विभाग को भी पैसे मिल रहे थे। मगर आया ना टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या बढ़ी, मोबाइल आ गया। अब आप मोबाइल से फॉर्म भर लेते हैं सारे। ये चीज़ खत्म हो गई। परिवर्तन तो आज नहीं तो कल आता रहेगा, परिवर्तन तो आएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले संपादकीय की ओर। ये महाकुंभ को लेके, व्यवस्थाओं को लेके लेख है। किसी भी आयोजन की सफलता या विफलता इसी से तय की जाती है कि उसे पहुंचने वाले लोगों की सुविधा और सुरक्षा का इंतजाम कैसा है। प्रयागराज के महाकुंभ के में बारे बार बार पैदा हो जा रही परेशानियों इस बात की गवाही है कि वहाँ जिस जोर शोर से लोगों को आने के लिए प्रेरित किया गया, उन्हें संजीदगी से उनके आने जाने, ठहरने, नहाने आदि की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। शायद प्रशासन अंदाज़ा लगाने में विफल रहा कि कितने लोग वहां पहुंच सकते हैं और उनकी सुविधाएं का कैसे ध्यान रखा जाना चाहिए। मिसमैनेजमेंट। मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ में लोगों के घायल होने और मारे जाने के बाद भी ज़रूरी उपायों पर ध्यान नहीं दिया गया। इसे चलते न केवल प्रयागराज में बल्कि आसपास के वाराणसी और अयोध्या जैसे तीर्थ स्थानों पर भी परेशानियां बढ़ गई हैं। अब लोग क्या हो रहे हैं कि लोग जब उस रूट पे निकल ही रहे हैं तो रास्ते में जितनी भी स्पिरिचुअल प्लेसेस पड़ रही हैं, अयोध्या, वाराणसी, वहाँ पे भी चले जा रहे हैं, तो वहाँ पे भीड़ बढ़ रही है। माघ पूर्णिमा के दिन इतने लोग जुट गए कि प्रयागराज को जोड़ने वाली सड़कों पर घंटों जाम लग गया। महाकुंभ को लेकर कई महीनों से प्रचार प्रसार किए जा रहे थे। लोगों से अपील की गई थी कि एक ऐसी 44 वर्ष बाद आया इस महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए अवश्य आएं। बढ़ चढ़ कर दावे किए गए कि वहाँ अब तक की सबसे अच्छी व्यवस्था की गई है, मगर व्यवस्था एकदम फेलियर हो गई है। लगातार रेल सेवाएं बाधित होती रहीं। संगम क्षेत्र में भीड़ बढ़ने के कारण कई गाड़ियों को बाहर ही रोकना पड़ा। मध्य प्रदेश सरकार को भी प्रयागराज जाने वाले मार्गों पर यातायात सुगम बनाने के लिए पुलिस प्रशासन को उतारना पड़ा है। देखिए, व्यवस्था तो है ही है, सरकारों की जिम्मेदारी होती है अपने नागरिकों की सेवा, सुविधा और व्यवस्था बढ़िया रखना। अगला संपादकीय है भारत अमेरिकी कारोबार का नया दौर। ये लेख लिखा है जयंती लाल भंडारी जी द्वारा। तो जयंती लाल जी कहते हैं, उम्मीद की जा रही है कि भारतीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत बनने के साथ व्यापार और निवेश के नए अध्याय लिखे जाएंगे। इससे न केवल भारत और अमेरिका के बीच कारोबार बढ़ने बल्कि दुनिया भर में भारत के कारोबार को नए अवसर की संभावनाएं भी निर्मित होंगी। देखिए, प्रयास तो करा जा रहा है कि व्यापार को और बेहतर करा जाए। उल्लेखनीय है कि हाल ही में जहां 1 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति ने कनाडा, मेक्सिको 25% और चीन पर अतिरिक्त 10% शुल्क का ऐलान किया, वहीं 4 फरवरी को चीन ने पलटवार करते हुए अमेरिका पर 15% शुल्क लगा दिया। इससे अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध का नया दौर शुरू हो गया है। जैसे अमेरिका के चीन, देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पे टैरिफ यूएस ने लगाए थे। अगर कोई भी इम्पोर्टर एक्सपोर्टर चाइना, कनाडा या मेक्सिको से इम्पोर्ट करेगा गुड्स को, तो उसे यूएस गवर्नमेंट को एडिशनल 25% से लेके 10% तक का टैरिफ देना पड़ेगा। देखिए, आप इस चीज़ क्लियर समझिएगा कि कनाडा, मेक्सिको पे जो टैरिफ लगाए हैं, चाइना पे लगाए हैं, ये शुल्क कौन देगा? 25% ही देगा कौन? वो यूएस का नागरिक ही देगा। जो यूएसए का इम्पोर्टर है, जो यूएस में अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करता है, ये वो देगा। ये चाइना नहीं देगा, ना मेक्सिको देगा, इम्पोर्टर देगा। जो यूएसए में इसका घर है, इसका ऑफिस है, वो अगर कोई भी सामान बाहर से लाएगा इन देशों से, तो उसको ये 25% एडिशनल टैरिफ देना पड़ेगा, जिससे उसका खुद का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? इससे क्या होगा कि वो फिर जो प्रोडक्ट सेल करेगा, अब वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, वो आगे अपने डिस्ट्रीब्यूशन चेन में जब उस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएगा तो उसके दाम बढ़ जाएंगे। जब उसके दाम बढ़ जाएंगे तो लोग ऑटोमेटिकली शेल्फ में अगर कोई चीज़ 10 रुपये की रखी है और उसके बगल में चीज़ 30 रुपये की रखी है, तो अपने आप उसे लेना बंद कर देंगे। ये है इसके पीछे पूरा माजरा। दरअसल अमेरिका को चीन, मेक्सिको, कनाडा से सबसे ज़्यादा व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है। ये तीनों देश अमेरिका में लगभग 70 अरब डॉलर व्यापार घाटे के लिए जिम्मेदार हैं। व्यापार घाटे में क्या हो रहा है कि अमेरिका खुद के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, खुद की जो पेरेंट कंपनीज हैं, उनके प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे, जबकि मार्केट में चीप प्रोडक्ट्स चाइना, मैक्सिको, कनाडा से आ रहे हैं। देखिए, मैक्सिको, कनाडा खुद के प्रोडक्ट इतने नहीं बनाता है, कनाडा बनाता है फिर भी मैक्सिको नहीं बनाता है। तो मैक्सिको यहाँ पे गिनती में कहाँ से आ गया?
मैक्सिको यहाँ पे गिनती में इसलिए आगे कि मैक्सिको में चाइना ही बना रहा है। चाइना ने मैक्सिको में बड़े बड़े प्लांट्स लगा रखे मैन्युफैक्चरिंग के। तो अल्टीमेटली मैक्सिको नाम जो सुन रहे हैं आप, तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, मैक्सिको में खुद का नहीं है कोई जितना मैन्युफैक्चरिंग इतना बड़ा, वो चाइना का ही है। अब आप बोलेंगे सर मैंने गूगल करा, वहाँ पे तो मैक्सिकन कंपनी के नाम लिख के आ रहे हैं। देखिए, मैक्सिकन कंपनीज एक बोगस कंपनीज हैं ये सब, इनके पीछे चाइना ही खड़ा है। एक पूरी डॉक्यूमेंट्री NBS की देखेंगे आप, NBC की न्यूज़ चैनल है US का, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे मैक्सिको में बोगस कंपनीज बनी हुई है। रेस्टोरेंट मैक्सिकन है, ओनर भी मैक्सिकन है, डायरेक्टर मैक्सिकन है, बट बेसिकली उनके पीछे चाइना ही है। वो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो मेड इन मैक्सिको लिख कर आ रहा है, उसमें मेड इन मैक्सिको लिख कर आ रहा है, मगर वो ओरिजिनली चाइना का ही है सब सारा सामान। इससे नुकसान, व्यापार घाटा हो रहा है USA को। जैसे अभी मैं एक और चीज़ मैंने अध्ययन करा कई आर्टिकल्स में, कि आप ईवी पे बात कर रहे हैं, ईवी टेक्नोलॉजी में जो पावर स्टेशंस होते हैं, ईवी के चार्जिंग स्टेशंस होते हैं, आप देखेंगे उन सब में लिखा होगा मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। मगर ईवी टेक्नोलॉजी के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक बात कही कि वो मेड इन इंडिया बस कुछ नहीं है, वो असेंबल इन इंडिया है। वो 90% प्रोडक्ट चाइना का ही है। ये चाइना का एक और स्ट्रेटेजी होती है ट्रेड को एक तरीके से कैप्चर करना। भारत की ओर से अमेरिका उत्पाद पर बहुत ज़्यादा शुल्क लगाने की शिकायत करते हुए ट्रंप भारत पर भी शुल्क लगाने की धमकी दे चुके हैं। 4 फरवरी को उन्होंने अमेरिकी सेना के विमान से अवैध भारतीय प्रवासियों को भारत भेज दिया। ऐसे में भारत ने भी इस बात को समझा गया कि ट्रंप एक हाथ से लेने और दूसरे हाथ से देने के विश्वास करते हैं। देखिए, ट्रंप एक बिजनेसमैन है, एक डीलर हैं, वो वो डील करते हैं। उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि अगर आपको उनसे कुछ चाहिए तो आपको उस डील में उनके मतलब की चीज़, जो कि USA के मतलब की चीज़ होगी, वो आपको करनी पड़ेगी। तो भारत ने समझ लिया, इसलिए भारत ने अभी जो है US के बहुत सारे गुड्स पे टैक्स कम कर दिया, टैरिफ कम कर दिया है। 1 फरवरी को पेश 25-26 के बजट में भारत ने अमेरिका से आने वाले वस्तुओं जैसे 1600 सीसी से कम इंजन की मोटरसाइकिल, उपग्रह के लिए ग्राउंड इंस्टॉलेशंस और सिंथेटिक फ्लोरिंग एसेंस फ्लेवरिंग एसेंस से वस्तुओं पर शुल्क घटा दिया है। भारत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह प्रशासन के शुल्क के रूप में मिलने वाली किसी चुनौती को टालने के लिए सीमा शुल्क में एक तरफा कमी करने के लिए तैयार है। भारत ने तुरंत कर दिया। निसंदेह ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में वैश्वीकरण की जगह अमेरिका प्रथम की धारणा को उच्च प्राथमिकता देते हुए परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं की जगह अमेरिका को आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती की ओर बढ़ने का संकेत दिया है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व स्तर पर जो आर्थिक कारोबारी नियम, समझौते और सहकारी एजेंडे बनाए गए थे, वह सब इस समय ध्वस्त होते दिखाई दे रहे हैं। खासकर चीन ने स्वीकार्य वैश्विक कारोबारी नियमों का पालन नहीं किया है। आगे देखते हैं। उल्लेखनीय कि अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसीज ने अनुमान लगाया था कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति से चीन को भारी नुकसान हो सकता है और भारत सहित कई आसियान देशों को फ़ायदा होने की उम्मीद है। वैश्विक अर्थ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि भारत और अमेरिका के बीच लगातार बढ़ते व्यापार ट्रंप के नए कार्यकाल में और बढ़ने का संभावना को संकेत कर रहा है। देखिए, विकासशील देशों की अनुसंधान ने हम सूचना प्रणाली सहित अन्य नई अध्ययन रपटों में कहा जा रहा है कि ट्रंप ने नए कार्यकाल में भारत के लिए चुनौतियों के बीच मौके दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने पहले शासनकाल में भारत चीन के खिलाफ सख्ती का फायदा नहीं उठा सका था। ऐसे में ट्रंप अमेरिका प्रशासन की बागडोर संभालने के बाद भारत ने बहुआयामी रणनीति पर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। देखिए, अब जैसा भी है, भारत प्रयास ये कर रहा है कि ट्रंप साहब अगर कह रहे हैं कि टैरिफ कम कर दो, तो टैरिफ भारत ने कम कर दिया है। भारत असल में उनको साथ लेके चलना चाह रहा है डिप्लोमेसी में। भारत में अमेरिका राजदूत एरिक ग्रासटी ने कहा कि ट्रंप के
आगमन से भारत और अमेरिका के आर्थिक रिश्ते और आर्थिक मजबूत होंगे। ऐसे में ट्रंप की आर्थिक चुनौतियों के बीच भी भारत के लिए आर्थिक मौके उभरते दिखाई दे रहे हैं। खासकर ट्रंप ने भारतीयों को बड़ी राहत का ऐलान करते हुए कहा कि H-1B वीज़ा बंद नहीं होगा, क्योंकि उस समय अमेरिका का कुछ अच्छे पेशेवर की ज़रूरत है। देखिए, H-1B वीज़ा तो यूएसए को ज़्यादा ज़रूरत है हमसे। बाकी China+1 पॉलिसी भी दुनिया वैश्विक व्यापार में तेज़ी से उभरने के मौके भी मिल सकते हैं। China+1 बेसिकली काउंटर कर रहा है, अपना अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है चाइना यूएस के मुकाबले। बहुत ही बढ़िया संवाद की, बहुत सारे मुद्दों पे कवर बातें करी हैं और पहलुओं को हमारे साथ शेयर करा है। आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जगत की खबरों की तरफ। ये जो आपको ध्यान होगा कि बीते कुछ सालों पहले जो प्लास्टिक की स्ट्रॉ होती हैं वो इम्प्लीमेंट करी गई थी। प्लास्टिक की जो स्ट्रॉ होती हैं, सॉरी, रिमूव करी गई थी और उस जगह पेपर वाली स्ट्रॉ, टिश्यू पेपर वाली स्ट्रॉ लाए थे, कहते हुए कि इन्वायरमेंटल कंसर्न है, इन्वायरमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए करा जा रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग इन्वायरमेंट की बातें करते हैं वो खुद तो इन्वायरमेंटल समिट्स में जाते हैं प्राइवेट जेट्स में और एसी वाली सेंट्रलाइज बिल्डिंगों में बैठते हैं, खुद इतना एमिशंस करते हैं और दूसरों के लिए सिर्फ स्ट्रॉ बदल के बोलें कि इन्वायरमेंट बच जाएगा। यूएस ने फिलहाल जो स्ट्रॉज होती हैं, आप मैकडोनल्ड्स वगैरह जाएंगे या कोई कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो पेपर की स्ट्रॉ बंद करने के लिए कह दिया है, वापस से प्लास्टिक की स्ट्रॉ लाने के लिए कहा है। बाकी खेल जगत में से कोई विशेष खबर नहीं आ रही है। हम आज इतने रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए और अच्छा लगा तो वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको डिटेल में करंट अफेयर्स वहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।